नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भिलाई में बिहार दिवस 2025 के मौके पर बिहार स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देकर बीजेपी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ संगठन प्रभारी नितिन नवीन, स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि और दुर्ग भिलाई में रहने वाले बिहार के लोग शामिल हुए और सीएम विष्णुदेव साय ने मंच से कार्यक्रम को संबोधित किया है और साथ ही कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत की है। सीएम साय ने कहा कि बिहार की स्थापना दिवस के मौके पर दुर्ग में बिहार स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में बिहार के लोग शामिल हुए और इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने बिहार स्थापना दिवस की बधाई दी। तो वहीं बिहार दिवस मनाने को लेकर कांग्रेस की आपत्ति पर भी सीएम साय ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले विरोध करें, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारे पीएम मोदी का नारा है और पिछले 1.5 से 2 सालों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित हो। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है और आज 22 मार्च बिहार प्रदेश का स्थापना दिवस है। तो आज इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बिहार स्नेह मिलन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे प्रदेश के जो संगठन के प्रभारी हैं और बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन जी, उनके मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम बड़े ही भव्यता के साथ संपन्न हुआ है। इसमें हजारों की संख्या में हमारे जो बिहार के लोग हैं, बहुतों का बिहार में जन्म हुआ है, बहुतों का छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ है, लेकिन सब अपने कर्मों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं। वो सारे एकत्रित हुए तो उनको सबको बिहार स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। सर, बिहार के स्थापना दिवस मनाने के लिए विरोध भी शुरू हो गया जी, इसका विरोध शुरू हो गया सर। अब विरोध करने वाले विरोध करें, लेकिन ये तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसके तहत ये पिछले 1.5-2 वर्षों से इस तरह का एक दूसरे प्रदेश में, ताकि प्रदेशों में आपस में सामंजस्य हो, इसलिए सब सम्मेलन, इस तरह से त्योहार, इस तरह से स्थापना दिवस कार्यक्रम चल रहा है। और संगठन के प्रभारी के नाते आदरणीय नितिन नवीन भाई साहब पूरे प्रदेश में दौरा करके, एक एक जिले का दौरा करके कार्यकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाए। रात रात जागकर, मुझे मालूम है 1-2 बजे रात तक सीएम हाउस में जगते रहते थे, बैठक करते रहते थे, लोगों को फोन लगाते रहते थे और इस तरह से पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा के, सामंजस्य स्थापित करके तब जाके हम लोग प्रदेश में सरकार बना पाए। और आप सब बिहारी बंधुओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कई लोग बिहार में पैदा हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को कर्मभूमि बना के छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं। कई लोगों का जन्म तो यही हुआ होगा, छत्तीसगढ़ की धरती में हुआ होगा, कई पीढ़ी पहले आपके पूर्वज यहाँ पर आए होंगे, लेकिन आज यहाँ पर कर्म करके छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे सभी बिहार के बंधुओं का, सभी समाज के प्रमुखों ने हम लोग का स्वागत किया है। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार और छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत कुछ मिलता जुलता है। पहले झारखंड बिहार में ही था। सन 2000 में हमारे छत्तीसगढ़ के साथ में झारखंड राज्य का निर्माण हमारे देश के और छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी
उन्होंने दोनों राज्य को बनाया, उत्तराखंड को भी बनाया। तो अविभाजित बिहार से भी हम लोग का, मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी था। हमारी माता जी अविभाजित बिहार की थी। आज झारखंड में उनका ननिहाल है, हमारा ननिहाल है, उनका मायके है झारखंड में। वैसा आज बेटी रोटी का रिश्ता भी बिहार प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीच में है। और हम समझते हैं जहां तक छठी मैया का जो पूजा है, आज ये पहले बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का ये मुख्य त्योहार होता था, लेकिन आज ये छत्तीसगढ़ का भी मुख्य त्योहार हो गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह छठ का त्योहार मनाया जाता है। और मैं जिस विधानसभा से आता हूं, आज वहां कुनकुरी जो मुख्यालय है, छठ के दिन में आज 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर बिहारी लोगों के साथ साथ में छत्तीसगढ़ वासियों की भी उपस्थिति हो जाती है। तो आज बीजापुर में 17 तारीख से पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सचिवों का कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम करना काफी कठिन होता है और इसके बाद भी वे सरकार की योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन उनकी कुछ मांगे हैं जिन्हें नहीं सुना जा रहा है। और सचिवों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं सुनी जाती है तो वे आगे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। पिछले 29 सालों से हमारा एक ही मांग, सरकारें, कितनी सरकारें आई हैं, कितनी सरकारें गई हैं, लेकिन कोई भी सरकार इन पंचायत सचिवों के ऊपर आज तक मेहरबान नहीं हुआ। पिछली सरकार में हमने 58 दिन तक निरंतर हड़ताल में बैठे, हमारी एक भी बात सुनी नहीं गई। इस सरकार में क्या हुआ कि मुख्यमंत्री ने एक समिति बनाई, समिति बना करके 3 महीने के अंदर में समिति को रिपोर्ट सौंपने बोली। समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। उसके बाद कहा गया कि हम इसको बजट में रखेंगे, फिर कैबिनेट में लाएंगे, उसके बाद फिर हम आपका शासकीयकरण करेंगे। कवर्धा के भोरमदेव मंदिर में लगने वाला भोरमदेव मेला देश ही नहीं विदेश में भी जाना जाता है। इस साल का भोरमदेव मेला जल्दी शुरू होने वाला है, लेकिन मंदिर और आसपास का क्षेत्र देखरेख के अभाव में अपनी पहचान खोता जा रहा है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कवर्धा जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित है भोरमदेव मंदिर, जो न सिर्फ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि आस्था और श्रद्धा का बड़ा केंद्र भी माना जाता है। यहाँ की प्राचीन मूर्ति कला, स्थापत्य कला और प्राकृतिक परिवेश इसे भारत के प्रमुख स्थलों में शुमार करता है। देश ही नहीं विदेश से भी हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं, जो भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि, सावन महीने और चैत्र कृष्ण तेरस के अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है। भोरमदेव मंदिर की एक और खासियत है और वो है यहाँ हर साल लगने वाला भोरमदेव मेला, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत देश और विदेश से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। साथ ही इस मेले में पहुँचने वाले श्रद्धालु आसपास के स्मारकों में भी जाना पसंद करते हैं। इस साल भोरमदेव मेला 26 और 27 मार्च को आयोजित होना है, जिसमें अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित मडवा महल और छेरकी महल जैसे प्राचीन स्मारकों की बात करें तो ये स्मारक देखरेख के अभाव में अपनी पहचान खोई बैठी है। यहाँ स्वच्छता की कमी देखी जा रही है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को रास नहीं आ रही। अभी हम छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहे जाने वाले भोरमदेव
यहाँ पर अभी विगत 5 दिनों के बाद भव्य धर्मदेव मेला का आयोजन किया जाएगा। किंतु यहाँ पर कौन सी स्थिति, यहाँ का गार्डन है और यहाँ की साफ सफाई क्या है, आइए जानते हैं यहाँ आए पर्यटकों से। धर्मदेव मंदिर सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में विख्यात है। ये ऐतिहासिक धरोहर है और ये सौभाग्य की बात है कि ये कवर्धा जिला में स्थित है और 4-5 दिनों के बाद यहाँ पे भव्य मेला का आयोजन होना है। लगातार यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है, लेकिन यहाँ की वस्तु स्थिति देखेंगे कि एक गार्डन धर्मदेव परिसर के नीचे है, जहाँ पे पर्यटकों के लुभाने के लिए, पर्यटकों के व्यवस्था के लिए, घूमने के लिए, बच्चों के झूला वगैरह सब सारी चीज़ व्यवस्था यहाँ पे बनाया गया था। लेकिन आज देखेंगे कि इनकी हालत जर्जर है, झूला टूट चुकी है, बच्चों का जो फिसल पट्टी है वो भी ख़राब हो चुका है और यहाँ पे देश में पूरा मोदी जी का अभियान चल रहा है स्वच्छता को लेके। लेकिन आप यहाँ पे गार्डन में देखेंगे कि शौचालय कब से टूटा हुआ है, इतनी वहाँ पे अस्वच्छता है। जब वहाँ पे जाएंगे तो बदबू से इस धर्मदेव महोत्सव की पहचान होगी। यहाँ पे अधिकारी कर्मचारियों का ध्यान नहीं जा रहा है और सिर्फ नाम मात्र के लिए यहाँ पे साफ सफाई किया जा रहा है। जैसे ही धर्मदेव मेला आयोजन ख़त्म होगा फिर वही स्थिति हो जाएगी। आप यहाँ स्वयं जाके देख सकते हैं कि स्वच्छता का क्या आलम है। दो यहाँ पे सुंदर भवन बने हुए हैं। सबसे खतरा तो देखिए, मैं आप बताना चाहूँगा, ये जो देख रहे हैं ऊपर से फिसल पट्टी है, यहाँ ये जर्जर हो चुकी है, सड़ गया है, कभी भी यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है। तो यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ सफाई के नाम पे खर्च किया जाएगा, पैसों का बंदर बांट किया जाएगा। ये लोग मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो सुविधा हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, जो सुविधा यहाँ के पर्यटकों को मिलनी चाहिए, जो सुविधा क्षेत्रवासियों को मिलनी चाहिए, वो सुविधा यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। ये दुर्भाग्य है हमारा। जिला बेमेतरा तरफ से आया हूँ। अच्छा, यहाँ की जो साफ सफाई व्यवस्था है और यहाँ की जो है धर्मदेव की मेला होने वाला है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई तो ऐसे मेरे को उतना नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ देखोगे तो बैल वैल है, इनको भी हटाना चाहिए, मतलब यहाँ से तो उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है साफ सफाई। जी, इससे मैसी वगैरह उससे पर्यटकों को हानि हो सकती है। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में बने गार्डन में भी व्यवस्थाओं का अभाव है। बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था नहीं है। कुछ झूले हैं जो जर्जर हालत में हैं, जिससे बच्चों को चोट का खतरा बना रहता है। ये हालात तब है जब सरकार की तरफ से धर्मदेव मंदिर और यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए हर साल लाखों रुपए की राशि अलॉट की जाती है, लेकिन इस राशि का क्या होता है कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर पूरी राशि यहाँ पर लगाई जाती तो यहाँ की तस्वीर कुछ और ही होती। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं बिलासपुर में खेल आयोजन समिति के महासचिव विजय सराफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कल वुशु मार्शल आर्ट खेलों का समापन किया जाएगा, जिसका आयोजन बहताराई के BR यादव खेल प्रशिक्षण संस्थान में होगा। उन्होंने कहा कि विगत 6 एशियन गेम्स में भारत को इस कैटेगरी में मेडल मिल रहे हैं और भारत में वुशु मार्शल आर्ट तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इकट्ठे हुए हैं। हमारे यहाँ पर अभी जो खेलो इंडिया चल रहा है, उसका 3 दिन का गेम चल रही है, 21 से लेकर 23 तक। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी पहले तो मैं इस क्लब वालों का भी और ये प्रेस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ा अच्छा लगा कि मैंने बहुत क्लब देखे हैं यहाँ पर इस सिस्टम से लाया गया कि इस कोई भी प्रतियोगिता जो यहाँ पर होती है उसको कैसे आगे, उसके बारे में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर बताएंगे। जब ये वुशु का हम इसको जब आई थी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि हमें वुशु के बारे में पता नहीं है,
आप जितने मेडल आ रहे हैं वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में तो वुशु एक प्रायोरिटी गेम बन गई है। जहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने ये कहा कि ऐसे खेल को तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब जब मेडल आ रहे हैं हिंदुस्तान के तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। बच्चों में भी रुझान बढ़ता जा रहा है और गेम्स में ऐसा हो गया कि लोगों ने कई गेम छोड़कर वुशु अपना लिया है। ये मेरे देखते देखते कई एसोसिएशन में ऐसा होने लग गया है, क्योंकि जहाँ से बच्चे बहुत दूर बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियाँ ली उन्होंने, जब उनको कोई मेडल मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो उससे आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जहाँ पर भी आए और कल हमारे क्लोजिंग सेरेमनी में भी जरूर आए। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल अहमद है और मैं पहले जनरल सेक्रेटरी था, आपसे पहले वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, और इस समय एशिया फेडरेशन के लिए इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और सीईओ का भी दायित्व मुझ पे है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि वुशु एक ऐसी मार्शल आर्ट है देश के अंदर जो लगातार 5 एशियन गेम्स तक इंडिया को मेडल दे रहा है। 2006 में हमारी पहली बार भारत की टीम ने भाग लिया था, 6 में, 10 में, 14 में, 18 में, 23 में। जो लोग खेलों के लिए चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि संघ के माध्यम से या किसी के माध्यम से खेलों को बढ़ावा दे, कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं हैं देश के अंदर वो हतोत्साहित करने वाली हैं। आपने ठीक कहा, ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था भाई। मैं बहुत बार ये सोचता भी हूँ और ये प्रेस के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि एक जनरल पॉलिसी बनानी चाहिए। खेलो इंडिया, खेलो लीग्स, खेलो के लिए कि जो भी प्लेयर आपके नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई मेडल लेकर आता है तो उसको हम आने वाले दिनों में किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए, किसी को कोई काम मिल जाए। उससे क्या होगा कि ये स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेयर्स भी मैक्सिमम आना शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक अभी तक जब तक ये पॉलिसी स्टेट के हाथों में है तब से मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ही प्लेयर हमारे JNK स्टेट में भी है, वो बाहर भी प्रॉब्लम आई है कि जो 3 गोल्ड मेडल जीत कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर भी, पर वो अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली है। और कहीं हमारी हिंदुस्तान में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर 1 गोल्ड मेडल मिला तो उसको किसी को सब इंस्पेक्टर, किसी को गजेटेड पोस्ट भी मिल गई है। तो ये ज़रूरी है स्पोर्ट्स के माध्यम से। मैं आपके मीडिया के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी पॉलिसी बन जाए, जितनी कोशिश वो गेम को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, अगर इसमें बढ़ोतरी हो जाए तो मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं जब मैक्सिमम गवर्नमेंट दुनिया में मैक्सिमम मॉडल हिंदुस्तान के होंगे और दुनिया में पहला नाम भारत का ही होगा। जिस स्थान पर आपकी खेल गतिविधियां संचालित है, क्या हम वहां पर 1 हफ्ते का आयोजन कर सकते हैं? रहने खाने सुविधाओं के हिसाब से बताएं। हाँ, बिल्कुल, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस मामले में तो नहीं, जहां अभी आप कर रहे हैं मैं वहां की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये यहाँ पर जो अभी बिलासपुर में जो हो रहा है, इसमें भी हमारे जैसे आपको बताया कि महिलाएं जो आई हैं, ये 267 महिलाएं जहाँ पर ये खेलो इंडिया में भाग ले रहे हैं और इनके रहने का, खाने का सब बंदोबस्त किया हुआ है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसका ध्यान रख रही है और फेडरेशन भी ध्यान रख रही है। और इसमें ये मेरे ख्याल में 1 हफ्ते से ज़्यादा का प्रोग्राम होगा जो जहाँ पर इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, जिसमें सभी प्लेयर्स को नाश्ता, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, रहने की सुविधा बहुत अच्छी से। खिलाड़ियों में जो भोजन की आवश्यकता होती है, कुछ विशेष उसका ध्यान रखना पड़ता है या जो सामान्य सब खाते हैं चल जाता है उससे? देखो, ऐसा है कि कुछ ज़्यादा विशेष तो नहीं है, लेकिन जो जनरल डाइट होती है वही दी जाती है। बट ये है कि खिलाड़ियों के लिए बहुत फ्राइड चीज़ें तो नहीं बनाई जाती है, लेकिन ये है कि जो एक रूटीन में लंच वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वही दी जाती है। और खिलाड़ियों को खाकर वो तो एक ऐसा सिस्टम बन जाता है कि वो दौड़ के नहीं, मतलब कुछ अलग से उनको करने की जरूरत नहीं रहती है। ऐसा कोई इसमें कोई सामान्य डाइट हो चल जाती है। सामान्य टाइप का ही खाना होता है जो रूटीन में खाना चखाया जाता है भाई। एक यूनिवर्सल पॉलिसी बननी चाहिए, आप लोग की इच्छा है? हाँ, मैं तो ये जरूर करूँगा, एक यूनिवर्सल पॉलिसी बननी चाहिए हर चीज़ के लिए, और ख़ासकर इसके लिए कि मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी मेडल आता है, जैसे आज हम छत्तीसगढ़ आने का मौका मिला है, जहाँ पर सभी आप मीडिया वालों को देखकर हो सकता है यहीं से शुरुआत हो जाए हिंदुस्तान की
कि कोई मेडल जब भी किसी लेवल पर आता है तो उस लड़के को बचपन से लेकर आज तक यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, जहाँ तक उसके माँ बाप भी उसके साथ लगे रहते हैं। और जब बड़े होकर बच्चे को मेडल मिलने के बाद भी अगर नौकरी ना मिले तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए मैं वही कहता हूँ, कहते हैं ना खेलना ना हारना अच्छा है, ना जीतना अच्छा है, बस सिर्फ खेलना ही अच्छा है। हम यही कहेंगे, खेलोगे तो इसीलिए, पर अगर खेलों में अगर इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ध्यान रख ले कि हम उस बच्चे को जो ये करेगा, पूरी लाइफ दे दी होती है उस बच्चे ने उसके लिए, जो बचपन से लेकर माँ उसके साथ जाती है स्टेडियम में, फिर बाप जाता है, फिर भाई जाता है, फिर बड़े होकर बाहर भी जाना पड़ता है, और अगर उसको कोई मेडल आता है तो उससे बाद में उनको कोई नौकरी नहीं मिलती या कुछ नहीं मिलता, तो उनकी सारी समस्याएं हल नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि एक सामान्य पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना दे, और इससे आने वाले दिनों में बहुत ही फायदा होगा और हमारे प्लेयर बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। छत्तीसगढ़ का जशपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति के लिए पूरे प्रदेश में शुमार है। तो वहीं आपको बताते चले कि लेकिन पिछले करीब 5.5 सालों से जशपुर एक और चीज के लिए अपनी पहचान बना रहा है, और वो है यहाँ की चाय। आपको बताते चले कि चाय की खेती यहाँ पर हो रही है, और इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जयपुर जिले की पहचान यहाँ के विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक पत्थरों और नदियों की सुंदरता तथा ऐतिहासिक रियासत से है। इसके साथ ही पिछले लगभग 5.5 वर्षों से जशपुर की पहचान में एक नया नाम जुड़ गया है, और ये पहचान अब देशव्यापी हो गई है। अभी तक चाय की खेती के लिए लोग असम या दार्जिलिंग का ही नाम लेते रहे, लेकिन जशपुर में भी चाय की खेती होने लगी है, जो पर्यटन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। हम सभी ये जानते हैं कि पर्वतीय और ठंडी इलाके में ही चाय की खेती हो पाती है, और छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला भी ऐसा ही भौगोलिक संरचना पर स्थित है। पठारी क्षेत्र और लेटराइट मिट्टी का प्रभाव होने की वजह से जशपुर में चाय की खेती के लिए अनुकूल वातावरण है। इसे देखते हुए जशपुर में चाय की खेती के लिए यहाँ चाय बागान की स्थापना की गई है। ये जो चाय के बागान दिख रहे हैं यहाँ पर पूरा फैला हुआ है, बहुत ही करीबन नहीं तो 2 से 3-4 एकड़ 5 एकड़ में करीब फैला हुआ है। यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं और सुगड़ा ग्राम हैं, उसके ग्रामीण लोग यहाँ आकर के ही काम करते हैं, और उनको सुगड़ा आश्रम के माध्यम से पैसे पेमेंट मिलते हैं, और ये अच्छे धन अर्जित करने का माध्यम बन रहा है। और इसमें जाहिर सी बात है कि जशपुर का भी नाम रोशन हो रहा है, क्योंकि चाय पत्ती का बिजनेस केवल आसाम से ही उन्नति होता है, जबकि यहाँ पे भी अब होने लगा, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी एक नई पहल है, और इस खेती को सरकार को भी कई प्रकार से पहल करनी चाहिए। किसानों को और लाभान्वित ट्रेनिंग दे करके ही बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ही हमारे छत्तीसगढ़ का नाम और विश्व स्तर पर रोशन हो। वहीं सुगरा आश्रम में भी चाय की खेती के कारण जशपुर जिले को एक नई पहचान और पर्यटकों को घूमने का एक नया स्थान मिला है। आपको बता दें, यहाँ के लोग सुगरा आश्रम में आकर चाय के बागान में काम करके अपना धन अर्जित करते हैं और स्वावलंबी हो रहे हैं। हमारी हर खबर की टीम ने जब सुगरा आश्रम के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि परम गुरु को गुरुदेव सिंह के द्वारा बनारस से आने का निमंत्रण दिया गया था, जिनके अनुरोध पर यहाँ आकर ही सुगरा आश्रम का स्थापना किया गया है। उन्होंने बताया कि उदय सिंह के अनुरोध पर ही अन्य जगह पर भी इस आश्रम की स्थापना की गई है, जो आज संचालित और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संरक्षित करते हैं। मेरा नाम है धनंजय राम। ये कौन सा स्थान है और इसमें कब से संलग्न हैं आप? ये आश्रम परम पूज्य अग्रसर भगवान राम जी द्वारा स्थापित है। 1961 ईस्वी में ही इसकी स्थापना हुई थी। 1961 ईस्वी में ही 21 सितंबर को श्री सर्वेश्वरी समूह की स्थापना हुई थी। परम पूज्य अग्रसर महाप्रभु ने इस आश्रम की स्थापना पहले की। छत्तीसगढ़ में पहला आश्रम है अभेद आश्रम चिटकवाई नारायणपुर, जो कुनकुरी के नज़दीक है। दूसरा आश्रम ये है ब्रह्मनिष्ठालय सोगड़ा, और तीसरा आश्रम है अघोर पीठ वामदेव नगर गम्हरिया। ये तीनों ही शक्तिपीठ हैं जो परम पूज्य अग्रसर महाप्रभु द्वारा
त्रिकोण में स्थापित है। तो त्रिकोण शक्ति का प्रतीक होता है। यदि आप सीधे खड़े होते हैं तो भी आप त्रिकोण में ही खड़े होते हैं। यदि बढ़िया से पालथी मार के बैठते हैं तो भी आप त्रिकोण में ही बैठते हैं। तो उस रूप में, ये भौतिक रूप में भी ये शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। ये शांत शक्तिपीठ है। और ये आश्रम परम पूज्य अग्रसेवर भगवान राम जी के शब्दों में उनको सबसे प्रिय स्थान लगा। यहाँ की खास बात यह है कि देश के अन्य हिस्सों में चाय की खेती के लिए कीटनाशक और रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता है। जयपुर के चाय बागानों में वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जो चाय के स्वाद को बढ़ाता है और साथ ही सेहत का भी ख्याल रखता है। जसपुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी और जंगल के बीच स्थित चाय बागान एक पर्यटक स्थल के रूप में लोकप्रिय होता जा रहा है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग चाय बागान देखने पहुँचते हैं। लगभग 18 एकड़ का ये बागान वन विभाग के मार्गदर्शन में महिला समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।